आदाब, नमस्कार। मैं हूं निकिता और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जिनके चेहरे पर, जिनके बर्ताव में हमेशा एक तहजीब नज़र आती है। ये एक उम्दा कलाकार के साथ साथ एक ऐसी ख़ानदानी विरासत से आते हैं जो हमें हिंदी सिनेमा के एक अहम दौर की याद दिलाता है। शुरुआत तो इन्होंने करी थी माशूक से, पर धीरे धीरे इतनी सारी फिल्में करी, इतने सारे शोज़ किए कि सीधा उतरन भरी है दर्शकों के दिलों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन अयूब खान साहब की, जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है और वो हमें ले जाने वाले हैं उनके साथ उनके ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र पर। फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने हुनर और सादगी से लोगों के दिलों पर हमेशा अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अयूब खान। अयूब खान की पैदाइश एक फिल्मी माहौल में हुई। उनकी वालिदा बेगम पारा अपने दौर की बेहद मशहूर अदाकारा थीं। वहीं इनके वालिद नासिर खान भी सिनेमा के मकबूल कलाकार थे। इतना ही नहीं, अयूब खान बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार के भतीजे हैं, यानी फन और अदाकारी इनके खून में थी। अयूब खान ने 90 के दशक में माशूक और सलामी जैसी हिट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन अदाकारी से धीरे धीरे छोटे और बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बना ली। फिल्मों की बात करें तो दिल चाहता है, एलओसी कारगिल और मृत्यु दंड जैसी फिल्मों में अयूब खान नजर आए। हालांकि उन्हें असल पहचान टेलीविजन सीरियल से मिली। उतरन, साहिब बीबी गुलाम और रंजू की बेटियां जैसे टेलीविजन सीरियल्स में उनके किरदार लोगों को आज भी याद हैं। अयूब खान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर किरदार को बेहद ईमानदारी और सादगी के साथ निभाते हैं, चाहे वो नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव। अयूब हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर जान डाल देते हैं। आज भी वो लगातार इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी सदी हुई अदाकारी से नई पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि अगर दिल में जज्बा और हुनर हो तो मकाम खुद चलकर आपके पास आता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम आपको 2 दशकों से ज़्यादा देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कई सारे अलग अलग किरदारों में। अब तो पैदा हुई थी, क्या बात है। मैं अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट आई हूँ, पर इतने सारे रोल्स, इतनी सारे यादें, दर्शकों के दिलों में इतनी सारी जगह बनाना। मैं शुरुआत से शुरू करूँगी सर जी। तो मैं जब स्कूल में थी तो टीचर अक्सर पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना होता है, तो बच्चे कहते हैं अक्सर पुलिस ऑफिसर, लॉयर, टीचर। तब आपका जवाब क्या होता था? सच कहूँ तो काफ़ी वक्त तक मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। फिर मैंने एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर का नाम याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता हूँ। जी। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो ज़ोर का थप्पड़ सर पे पड़ा पीछे, तो चुपचाप तुम इंडस्ट्री में जाओ, तुम्हारे माँ बाप वहाँ से आए, तुम भी वहीं जाओगे। तो आपके सामने हाजिर हूँ। ये अक्सर आजकल उल्टा नहीं होने लगा है सर? यानी आजकल माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना, तुम्हारा ट्रैजेक्टरी चूज़ करो लाइफ में, पर ये इन्फ्लुएंस यानी तभी से है आपके ज़िंदगी? जी, ऐसा था कि मेरे जो बड़े भाई थे और बड़ी बहन जी, तो उनके ऊपर मम्मी का जोर नहीं चलता था। तो क्योंकि मैं छोटा था तो जोर मुझ पर चलता था और मैं ज़िंदगी के उस दौर से चल रहा था जी, जहाँ मेरे बटुए से सिर्फ मक्खियाँ और मच्छर निकलते थे और बाहर जाने के लिए जाहिर है कुछ पैसों की ज़रूरत होती थी। तो जब शुरुआत हुई मेरी तो मैंने ऐड से शुरुआत की। बिल्कुल। तो
पहली बार जब इतना सारा पैसा देखा तो मैंने कहा आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बोले कि सर पे खड़े हो जाओ तो मैं सर पे खड़ा हो जाऊँगा। बट yes, it was not something that I had planned. और मैं जो चाह रहा था वो कुछ और था, लेकिन डेस्टिनी ने कहा कि तुम्हारा जो रहा है ये वो ये है। तो विदाउट मच ऑफ अ फाइट मैंने उसे स्वीकार लिया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। इसी के चलते 2 सवाल बनते हैं सर मेरे यहाँ पर कि एयरफोर्स पायलट बनना यानी खूब सारी तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए एकेडमिक स्कूलिंग कॉलेज टाइम पे कैसा होता था आपके परफॉर्मेंस? वही तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सब जाके वहीं आती थी कि भैया आपको एकेडमिक्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगा कि खेल कूद, फुटबॉल और क्रिकेट और कबड्डी और पता नहीं क्या क्या करूँगा तो उसमें शायद उसकी वजह से अच्छा प्लेन चला पाऊँगा मैं। बिल्कुल। मगर शायद मेरे ये समझ के बाहर था कि ये सब चीज़ें के साथ साथ जी एकेडमिक्स की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो हाँ, अच्छा है सर, हमें भी कोई रिग्रेट्स नहीं बिकॉज वी गॉट यू हियर। जैसे आपने एक जिक्र किया कि एड से शुरुआत की जी। याद है वो पहला पे चेक जो मिला था और उससे क्या किया था? जो पहला एड था वो एक कोल्ड ड्रिंक का था जी। और मुझे याद है आई गॉट द रॉयल सम ऑफ 500 रुपीज़। तो मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा 500 रुपये मिल गए मुझे, मैं क्या करूं उसका, घर बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, क्या करूं उसका मैं। तो मुझे याद है कि मैंने अपने लिए एक साइकिल खरीदी। वाह। उस वक्त साइकिल की कीमत कुछ 350 रुपये थी, और 300 या 350 जैसे, और बाकी के 150 रुपये मैंने मम्मी को दे दी। वाह। उसके बाद ऐसे ऐसे कारवां चलता गया, एड्स आते गई जी। मगर मेरा जो तवज्जो था, मैं फिर भी मेरा रुझान इंडस्ट्री की तरफ नहीं था। मैं चाह रहा था कि कुछ और करूं। फिर एक दौर आया कि कंगाली बहुत हो गई थी और उसी दौरान एक साहब थे हाँ। और उन्होंने एक पिक्चर ऑफ़र की मुझे। तो मैंने कहा कि हालांकि मेरी पूरी फैमिली इसी इंडस्ट्री से है, बिल्कुल मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली इसमें, तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने 25,000 रुपये का साइन चेक दे दिया मुझे। और उसके बाद तो मुझे लगता था कि मुझे तो सब कुछ आ गया। हाँ। वो पढ़ के मुझे लगा कि फैंटास्टिक, ये तो मैं कर जाऊँगा, कौन सी बड़ी बात है। और वहाँ से शुरुआत हुई। मगर एक बात जो अच्छा हुआ कि जो डायरेक्टर साहब थे उनको भी लगा कि थोड़ी मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की तब, और फाइट क्लासेस ज्वाइन की, डिक्शन क्लासेस ज्वाइन की, और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। वंडरफुल वंडरफुल। पर घर में ही इतने दिग्गज कलाकार, अम्मी, अब्बू, चाचा, इनसे क्या टिप्स मिलते थे कभी उस दौरान में? एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि यू हैव टू कार्व योर ओन पाथ। Absolutely. If you try and walk in the footsteps of others, you may not be able to reach your destination. So you can only learn from your mistakes. You can only learn from your experience. And ज़रूरी नहीं कि जिसके लिए जो मेथड काम आया था वो आपके लिए भी काम आएगा। तो हमारे अब्बा का तो इंतकाल बहुत पहले हो गया था, तो अम्मी ही थी। तो उनका यही कहना था कि बेटा सबकी सुनो, करो अपनी, और समझो कि तुम क्या कर रहे हो और उससे सीखो तुम। तो वो एक जो सीख थी वो आज तक चल रही है। वाह जी। और दिलीप साहब से अगर आपको कुछ वही यूसुफ अंकल ने एक बार मुझे याद है हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यूसुफ अंकल व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस। सो उन्होंने कहा पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस। सो मैं समझा नहीं, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंस। सो ही सेज पेशेंस टू नो व्हाट यू आर डूइंग, पेशेंस टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर डूइंग, you have to fight greed, you have to fight desires, बिल्कुल, you have to fight pressures that come to you। और he says acting तो आहिस्ते आहिस्ते इंसान सीख ही लेता है, मगर what makes a good actor is the ability to have control on all these other aspects that make you an actor, your observation, your patience, your
योर नीड टू वर्क हार्डर। बिल्कुल। तो बोले ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी का नकल करना उसको एक्टिंग नहीं कहा जाता है। तो इनका अगर आप इन पे तवज्जो देंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपको अपना राह दिख जाएगा। अच्छा, गोल्डन एडवाइस सर। एब्सोल्युटली। अच्छा, गोल्डन एडवाइस। एब्सोल्युटली। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ से शुरुआत हुई, फिर पहला जो फिल्म आपको ऑफ़र हुआ, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ आपके उस फर्स्ट शूट पर, जब वो पहली फिल्म, वो पहला टेक होता है, जब पहला कट होता है, क्या फीलिंग्स होती है, क्या दिमाग में फीलिंग्स होती है तभी? डर होता है या एंजाइटी होती है, क्या कुछ चलता है सर? याद है आपको पहला दिन? मुझे याद है हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनकी शूटिंग चल रही थी फिल्म सिटी में, और वो बार बार बुलाते थे सेट पर, आओ देखो काम क्या हो रहा है, कैसे होता है। तो मैं आके सेट पर देखता था काम कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसे हो रही थी, और कभी कभार वो स्क्रीन टेस्ट भी कर लेते। अच्छा। एक वो सीन दे देते और कहते थे कि ये परफॉर्म करो। हाँ। तो मुझे कुछ इतना बड़ा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी नॉर्मल, आई जस्ट हैव टू से द लाइंस एंड जस्ट फील इट एंड से इट। और 2-3-4 ऐसे सीन्स में करता गया उनके शूटिंग के दौरान, और फिर वो वक्त आया कि भाई अभी आपकी पिक्चर लॉन्च होने वाली है और आपका एक मुहूर्त शॉट होगा। और मुहूर्त शॉट बहुत ही सिंपल था, गाना बजना था, आयशा को बाहर आना था गाते गाते, और मुझे पीछे से बाहर आना था और आयशा को पीछे से हग करना था, और कट, दैट वाज इट। मैंने कहा पीस ऑफ केक, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ के इंडस्ट्री के दिग्गज लोग वहाँ, हाँ। तो थोड़ा इंटरमीडिएट हो गया। मैंने कहा ओह दिस इज अ बिट मच, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सीइंग मी एंड जजिंग मी व्हाट आई एम डूइंग। और अंकल क्लैप देने वाले थे। हाँ। जैसे उन्होंने बोला एक्शन, हाँ। आयशा तो चली गई, हाँ। उसने अपना पार्ट कर लिया, हाँ। बहुत ही कॉन्फिडेंटली। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे टांगों ने जवाब दे दिया। यू डिडंट मूव? नो, हिल रहे थे टांगे से, मैं थरथरा रहा था, और कैसे भी चलते चलते मैं आयशा तक पहुंचा, हाँ। और मैं आयशा के ऊपर गिर गया हूँ। मैंने कहा आयशा मेरे को पकड़ लो, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये गाने के लिए इनको मानना पड़ेगा। I don't know what happened to me that day. Every other day seemed so normal. That day I got so scared, and really I felt like saying, I don't think I can do this. But I think everybody was kind enough, they all clapped. Wow. Which I knew I was not deserving of. But yes, वो जो पहला शॉट था बड़ा अजीब, और I could not understand what happened to me at that time. आयशा जी ने क्या कहा उस एनकाउंटर के बाद? तुम कितने भारी हो, lose some weight, I can barely hold you, stand up straight. Really? No, she was very sweet, she was very kind, and she said, no, you did well, you did well. So I said, Aisha, I don't know whether I can do this. Yeah, she said, don't be stupid. It's nervousness. It's it's okay. You'll get over it. बिल्कुल. But yes, I did manage to get over it. और उसके बाद सब स्मूथली होता गया? जी, फिर उसके बाद तो फिर बहुत बढ़िया चलता रहा, और हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, they were very very supportive, very kind. Wow. And very understanding, and they were always ready to give me that extra push to get me forward. So I'm grateful to a lot of people, because yes, with the kind of preparation I came, I felt I could have done I should have done much more preparation for my first film. क्या एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है जब लोगों को पता होता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाना, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में ये कश्मकश चलती थी तभी? कभी नहीं, मैंने उसको रखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इसको अपने दिमाग में रखूँगा तो मैं खुद कुछ कर नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैंने सोचा कि इस थॉट को तो आप साइड में रख दो। बिल्कुल। और हालांकि लोग कहते थे कि तुम ऐसे बोल लो, ये डायलॉग को ऐसे कर लो, ये सीन को, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आप मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल, मगर मैं वही करूँगा जो मुझे आता है। एंड इट्स थोड़ा मुश्किल होता है व्हेन पीपल हैव दैट एक्सपेक्टेशन एंड दे वांट दैट फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि भैया वो एक झलक दिख जाए। तो और आप अपने पे डटे रहो और कहो कि वो नहीं ये, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए आप मुझे। एब्सोल्युटली वंडरफुल। फिल्म के बाद सर यूजुअली जब किसी की फर्स्ट पिक्चर रिलीज़ होती है
तो लोग चाहते हैं कि फैंस है ना वो उन्हें जाने, उस नाम से पुकारे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहला फैन इनकाउंटर कोई याद है? क्योंकि उस ज़माने में तो कई क्रेजी फैन इनकाउंटर्स हुआ करते थे, तो उसमें से आपका अगर कोई ऐसा खास मेमोरेबल किस्सा होगा जो आप सुनाना चाहते हो? बहुत ही कमाल किस्सा थे। हम लोग नैनीताल गए शूटिंग करने। हाँ। और नैनीताल कुछ 15 18 या 20 साल के बाद किसी पिक्चर की वहाँ शूटिंग हो रही थी, तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ के, भैया शूटिंग हो रही है। और हम जहाँ शूटिंग कर रहे थे वो जगह बहुत छोटी थी और भीड़ सराउंडेड दैट होल एरिया, सो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू शूट ओवर देयर, क्योंकि आप यू कुड नॉट मूव द क्राउड। और हम बाहर नहीं आ रहे थे, तो क्राउड थोड़ा नाराज़ हो रहा था, अरे भाई कहाँ है एक्टर, उनको बाहर बुलाओ। तो डायरेक्टर ने कहा कि देखो यहाँ तो शूटिंग नहीं हो पाएगी, तो एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग को निकल जाना पड़ेगा। अच्छा। बिना शूटिंग किए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे थोड़ी मेन रोड से थोड़ा दूर था, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि मैं गाड़ी मंगवाऊंगा, मारुति वैन थी, बोले मैं निकलूँगा, आयशा तुम पीछे रहना मेरे, और यूब तुम आयशा के पीछे रहना, और हम क्राउड को चीरते हुए निकल जाएंगे और हम सीधा वैन में बैठ जाएंगे और हम वहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, प्लान रेडी है? प्लान रेडी था। तो गाड़ी आई, प्रोड्यूसर साहब डायरेक्टर साहब ने कहा चलो, तो आगे बढ़े, आयशा पीछे चली, मैं आयशा के पीछे चलता गया, चलते चलते डायरेक्टर साहब गाड़ी के अंदर कूद गई। हाँ। आयशा भी कूद गई अंदर। हाँ। जैसे मैं कूदने गया किसी ने मेरा शर्ट पकड़ लिया और मेरे को बाहर खींच लिया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, गाड़ी निकल गई और मैं वहाँ खड़ा था। बोले अब बोलो डायलॉग, नाच के दिखाओ। मैंने कहा अरे भाई आगे मुझे ले जाओ यार, मुझे छोड़ के तुम लोग यार। बाद में देखिए टुक मी अवे फ्रॉम देयर, but it was nice because from a nobody to become somebody who everybody wants to see. बिल्कुल। वो आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो it's such a blessing. ऑटोग्राफ का वो दौर हुआ करता था नहीं? अरे बाप रे बाप, हाथ थक जाते थे। साइन कभी प्रैक्टिस करी है कि ऑटोग्राफ दूंगा तो ये छोटा सा ही ऐसा सोच लिया था क्या। वंडरफुल। बैक देन क्या मूवी रिलीज होने से पहले सर सेम प्रेशर होता था जो अभी भी होता है, जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स की हम रेस में लगे होते थे, क्या होता था दिल में, वो थॉट क्या होता था जब पता है कि इस शुक्रवार या तभी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है पिक्चर, तो क्या मतलब प्रे करते थे, क्या होता था? इट्स अ गैम्बल। आप एक गैम्बल कर रहे हैं, आपने कुछ बनाया है, आप उम्मीद करते हैं कि आपने जो बनाया है वो ऑडियंस उससे मुतासर होगी, उनको पसंद आएगा, उनको लगेगा कि ये वही है जो देखना चाह रहे हैं। तो वो बटरफ्लाइज तो हमेशा आज भी आपके पेट में रहेंगे। और सिर्फ फ़र्क इतना हो गया कि इट्स बिकम मोर स्ट्रीमलाइंड। पहले इतना स्ट्रीमलाइंड नहीं था जी। मगर मज़ा बड़ा आता था क्योंकि हम शहर शहर जाते थे, थिएटर्स में जाते थे, जो शो शुरू होने से पहले हम लोग स्क्रीन पे जाके खड़े होकर कुछ कहते थे ऑडियंस से, तो एक इंटरेक्शन होता था बहुत। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आता था उसमें। और आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर नाउ। सर बैक देन ना, मैं जितना मैंने रिसर्च करी है, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन यू एज द रोमांटिक हीरो, एज यू नो दैट चॉकलेट बॉय ऑफ दैट एरा। कभी ऐसे प्रमोशन के दौरान या फिर स्टेज पर जाके कोई क्रेजी फीमेल फैन इनकाउंटर हुआ है? आज तक नहीं, ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई तो मिल जाए, कोई सच जानना है, सच जानना है हमें, बस एक हाथ कुछ नहीं, कोई प्रेम लव लेटर चिट्ठी वगैरह कोई? मैंने काफी लिखे कि रिप्लाई नहीं मिला मुझे उसका अब तक। किसको लिखे? छोड़िए अभी, रात गई बात गई, छोड़िए इन बातों को, यार क्या रखा है, बाल सफेद हो गए अभी। वेल दिल से तो आप अभी भी उतने ही जवान हैं सर। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर मैं आपसे पूछूं, हम सबकी लाइफ में वो एक दौर आता है जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, इसका नाम हमने दे दिया है, इतनी लंबी ट्रैजेक्टरी सर, इतने सारे फिल्म्स, आप उस टर्निंग पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कौन सी वो फिल्म थी, कौन सा वो दौर था, कौन सा वो साल था जिसे आप आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हो? कितने सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, हर बार मुझे लगा कि आई हैव अराइव्ड, देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट। And the beauty of it is that when you look back and you realize where you have reached, that is the actual turning point. Because जब आप राह पर चल रहे होते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप कब मुड़ गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ जाना है आपको। जी। आप प्लान कुछ करते हैं, ऊपर वाला बोलता है मेरा प्लान कुछ और है तुम्हारे लिए। तो मज़ा तब आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी पिछली ज़िंदगी को और आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी
और आज आप कहाँ पहुँचे हो। एब्सोल्युटली। मैंने कई सारे रिपोर्ट्स भी पढ़े थे सर, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में जिक्र दिल चाहता है कि अगर मैं बात करूँ जो फिल्म हमने की थी आमिर खान सर के ऑपोजिट में, उसके बाद क्या कई सारे लोगों ने एक पर्सपेक्शन बना लिया था दिमाग में कि इस तरीके के रोल्स आपको ज़्यादा आने लगे थे, या हाउ वाज द प्रोजेक्ट डिमांड उसके बाद, ये जानना चाहूँगी। दिल चाहता का एक मैं आपको किस्सा बताना चाह रहा था। It's not related to the question you asked, but I'd still like to share it with the audience. मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी, दूसरी शादी हुई थी, और मेरी जो वाइफ थी प्रेग्नेंट थी, और मैं पिक्चरें भी कर रहा था और टेलीविज़न भी कर रहा था, और फरहान ने कहा था कि तुम इस रोल के लिए तुम ये करना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो वाइफ थी वो 9th मंथ में थी जब इनका शेड्यूल आया। तो फरहान ने कहा था देख कुछ भी हो जाए, मेरे पहले दिन पर टेल योर वाइफ नॉट टू गो इनटू लेबर। मैंने कहा आई विल टेल हर, इट्स अप टू हूएवर हैज टू स्टॉप इट विल स्टॉप इट। तो पहले दिन शेड्यूल में माँ लक्ष्मी स्टूडियो में मैं पहुंचा वहाँ, और मैं एंटर हुआ, मेकअप हुआ, सीन रीडिंग हुई हमारी। जैसे मैं सेट पर पहुंचता हूँ, फरहान माइक पे बोलता है अयूब, Niharika is in labor. I think you'll have to go. मैंने कहा, do you want to give my first shot? I said, no, you can go. Everything went well. Everything went well. And आपका क्वेश्चन था कि what was the roles that offered? Yeah. I think what happened was I was experimenting with a lot of roles. You know, I was trying to play the lover boy, I was trying to play the villain, I was trying to play everything I was trying to play. And I kept getting a mix of everything. I think because of that, it became very pertinent that you establish yourself in a particular role, which audience could identify you with. और वो काफ़ी वक्त तक नहीं हुआ until Uttaran. जी. Uttaran was a role where I was supposed to die in the 10th episode. जी. तो मैं उस वक्त एक शो कर रहा था जिसका नाम था राखी, और मेरे जो राखी के जो प्रोड्यूसर्स थे पिंटू एंड रूपाली, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक और शो है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो एक गेस्ट अपीयरेंस करो उसमें। बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लूँगा मैं। तो उन्होंने रोल सुनाया, तो नाइस रोल। तो 4-5 दिन शूटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि नो, आई थिंक वील कंटिन्यू विद दिस रोल, नॉट फॉर एनी रीजन, बट द चैनल सेड दैट वी नीड दिस कैरेक्टर टू गो अहेड विद इट। एंड मैंने कहा ओके, आई एम ओके विद दैट आल्सो, एंड देन द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। एब्सोल्युटली, रियली हिस्ट्री। आई वॉज गोइंग टू कम टू उतरन, पर उसके पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी, आयूब खान साहब उस दौर से आते हैं जहाँ पर एक वक्त पर फिज़ीक पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना हीरोज़ ने स्टार्ट कर दिया था, 6 पैक एब्स वाले ट्रेंड आने चालू हुए थे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी आपके दिमाग में वो फिटनेस वाला, वो एब्स पैक मसल्स वाला कभी कीड़ा आया? I envy people who can take out so much time and concentrate on their physique. You know, it takes a lot of effort, it takes a lot of commitment. बहुत commitment लगती है कि आप अपने physique पर भी ध्यान दें, अपने performance पे भी ध्यान दें, अपने role पे भी ध्यान दें. And people who could manage all that, hats off to them. I mean, there was Sunil Shetty, there were a lot of these actors who were doing fabulous work, great amount of work, and they were also concentrating on this. I didn't think I had the ability to do all that. I could not multitask. And जैसे कि आपने भी जिक्र किया सुनील शेट्टी साहब का, sir is now even fit and dashing as he is. Sunil Shetty, look at Anil Kapoor sahab. Yeah. He's fabulous. I mean, he'll give a run for anybody's money even at this age. Totally. You know, and amazing. I missed out on this question. जैसे जब आपने कहा कि your wife underwent labor, तब से सर ये वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस बखूबी मेंटेन करते हुए आए हैं आप, या फिर कभी ऐसे हुआ है कि शूटिंग के दौरान कहीं लेट हो गए और घर पे थोड़ा सा क्लेश हो गया है, संभालना पड़ा है, ऐसे कुछ? ऐसा भी हुआ है कि आई थिंक हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं जिनका नाम है अरशद खान, तो उनका मैं एक शो कर रहा था जिसका नाम था पिया बिना।
और हमारी शूटिंग शायद जुहू में कहीं हो रही थी। जुहू के बंगलेज होते थे जहाँ शूटिंग होती थी, शायद नागी विला करके बंगला हुआ करता था जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे, जो मेरे घर के बहुत करीब था। अच्छा। वो जुहू में था और मैं लोखंडवाला में रहता था। तो मेरी बेचारी बीवी जब बहुत थक जाती थी, हाँ। घर का काम बच्चा ये वो संभाल के, वो दोपहर या शाम को शूटिंग पर आ जाती थी और वो मेरी बेटी को मेरे हाथ में सौंप देती थी और बोलती थी संभालो, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर के। तो यकीन मानिए, मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मेरी बेटी को मैं अपने ऐसे हाथ में रखता था, यूँ उसका हाँ। सर यहाँ होता था, हाँ। दोनों पैर इस तरफ, और मैं यूँ घुमा के उनको मेरे पीठ के पीछे रख के से डायलॉग बोलता था। और मेरे जो को एक्टर्स है तो बोले पागल है, तू क्या कर रहा है यार, अपनी बेटी को तू शूट पे लाकर तू शूटिंग कर रहा है। मैंने कहा सच इज लाइफ। बट दे वर वेरी स्वीट, यू नो, दे वुड कम एंड दे लुक आफ्टर माय लिटिल डॉटर एंड माय वाइफ वुड इंटरैक्ट विद देम, एंड when she had to go home, then they would go home. But it was a lovely experience. क्या आपकी बेटी को पता है ये हुआ है उनके साथ? हाँ, सब पता है, सब पता है। Wonderful. Coming back to उतरन, ये जो ट्रैजेक्टरी हुई है ना सर, फिल्मों से टेलीविजन में, एंड देन मेकिंग अ मोर बिगर नेम यहाँ पर टेलीविजन इंडस्ट्री में, ये थॉट या फिर ये किसी के साथ डिस्कस करके हुआ है? वाज इट अ वेल थॉट थिंग या फिर फ्लो में होता गया? आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज दैट रोल्स इन फिल्म्स वाज slowly dying out. I was not getting the kind of films that I was looking for. And the other alternative was television. मुझे लगा कि अब कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। तो तब मैंने टेलीविजन में कदम रखा। और तब मैंने मेरा जो पहला शो था वो जी टीवी के लिए था, इट वाज कॉल्ड मुस्कान, एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जी। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज what I knew in films, I had to unlearn in television. Really? Yes. The work that happens in films is very different at that time. Bilkul. To what the work happens in television. Television, correct. In films, you are given once you can do about 2 scenes, in which maybe you would have half a page of dialogues or 1 page of dialogues, 1.5 page. Bilkul. And when you come to television, you get pages after pages after pages and scenes after scenes, and you have to shoot about 7 scenes a day, 8 scenes a day. So you had to be on your toes. So there was a completely new learning, where it was not just one shot and then cut, or then 1.5 shot. It could be one whole scene would be shot in one go, you know, and regularly this would happen. So this was a new learning that I had to do. Bilkul. But it was very interesting, you know, it challenged you, it challenged your abilities. मुझे लगा कि ये एक दौर है जिसमें या तो आप पार हो जाएंगे या तो आप आर हो जाएंगे। तब सर किसी ने ऐसी नसीहत नहीं दी कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, फिल्मों से टेलीविजन में कौन जाता है, ये क्या ट्रांजिशन? ये इट वाज जब मैं टेलीविजन में आया था तब क्या हुआ था कि काफ़ी सारे चैनल्स जो थे बाहर गाँव से भी आ रहे थे। स्टार आ गया था, देयर वाज चैनल 9 दैट हैड कम जी। There were 1 or 2 other channels that come. हमारे homegrown channels भी इतने सारे हो गए थे. So it nearly became a prestige issue. एक वो जो स्टिग्मा था टेलीविज़न के ऊपर के डाउनग्रेड, हाँ जी, वो दौर ख़त्म हो गया था, क्योंकि आपका जो रीच था वो इंटरनेशनल हो गया था। आपके जो शोज़ थे पूरी दुनिया में देखे जाते थे। मुझे याद है मैं शूटिंग कर रहा था और मेरी कज़न, उनका फ़ोन आया तो बोले अयूब आई एम इन चाइना। मैंने कहा अच्छा, आई डोंट नो यू स्पीक कैंटनीज। मैंने कहा रियली? आई एम सीइंग यू स्पीकिंग फ्लुएंट कैंटनीज। तो डब हो के आपके वाओ, तो the world became your audience, you know. बिल्कुल। So it was fabulous. I mean I was very lucky. मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस दौर में मैंने टेलीविज़न में कदम रखा वो एक ऐसा दौर था जहाँ चर्निंग हो रही थी और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था for the world, and I got the best of it. It was at the peak. It was, you can say. Well, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि हमें सबको पता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टर की लाइफ है all the glitters is gold, but it is not. हम सब वाकिफ़ है इस बात से। हाल ही में कोविड जब आया था तब कई सारे एक्टर्स यू नो दे वर लुकिंग फॉर वर्क, कई सारे एक्टर्स वर गोइंग टू ऑफिसेस फिजिकली कि यू नो इफ़ यू हैव सम वर्क प्लीज़,
मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइफ में टफ टाइम आया होगा, उस टफ टाइम को फेस करके अगर एक एडवाइस आपने सीखी है या फिर वो टफ दौर क्या सिखा के गया आपको? एक कहावत है, हर एक्टर को फाके रखना सीखना चाहिए. He should learn to be able to deal with not having anything. Not having. That's what makes an actor. क्योंकि at that point of time you either give in to your weaknesses बिल्कुल. and you agree to do whatever you want to do, बिल्कुल. or then you hold your ground and you say better is in store for me. तो yes, एक नहीं कई बार ऐसे वक्त आए हैं जहाँ मुश्किलात आए हैं, बट ये इसी का तो नाम ज़िंदगी है. I mean, ये ना हो तो फिर क्या ज़िंदगी का क्या मज़ा. बिल्कुल. How do you feel proud about where you are? बिल्कुल. Unless you aren't able to see your battles that you fought. आपको ज़रूरत पड़ी तो who is that 2 AM friend, अगर जिसे फ़ोन करके कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ दिल हल्का कर लिया उस दौर में कोई इंडस्ट्री से? अभी भी है. अभी भी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा. मैं जान सकती हूँ नाम? ऊपर वाला. जब भी दिल हल्का करना पड़ता है या कुछ जानना चाहता हूँ तो उससे बेहतर और कोई नहीं है. उनकी जो आवाज़ है वो आपके दिल में गूंजती है. आपको बस अपने दिमाग को इनलाइन करना पड़ता है. बिल्कुल. कभी कभी आपके दिमाग में गूंजती है, आपको अपने दिल को लाइन मिलाना पड़ता है, मगर आवाज़ तो आती है. बिल्कुल. So it's his power. That's his power. Wonderful sir. सर मैं कब से क्यूरियसली ना ये क्वेश्चन मैंने रोक के रखा था, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि शूटिंग के दौरान जो होता है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अफसोस ऑडियंस वही दिखते जो पर्दे पे दिखता है. तो आजकल जी एग्जैक्टली, तो आजकल ये जो BTS का दौर आया है ना, वो बिहाइंड द सीन वाला दौर तब नहीं हुआ करता था. तो वो बिहाइंड द सीन में कभी अगर किसी के साथ कोई प्रैंक हो गया या कोई इंजरी हो गई, वो तो कभी कभार ही पता चलती थी. कोई एक ऐसा हादसा, एक ऐसा इंसिडेंस अगर आपको याद हो, कोई फिजिकल इंजरी या फिर मे भी कोई प्रैंक, हंसी मजाक वाली चीज़ें आप तब किया करते थे? वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट देयर वर 2 very poignant times when I felt that I don't know whether the audience would ever know what is running through your mind at that point of time. एक बार तो जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो वो जो दूसरे दिन जब जाके सेट पर मुझे खड़ा होकर सीन करना पड़ा. A lot of actors have been through this, a lot of people have been through this, and a lot of people in their lives have experienced something like this. But when it comes to, जब आपको अपने इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है और आपको कुछ दिखाना पड़ता है, वो जो बैटल है वो इतना मुश्किल होता है कभी कभार. मुझे याद है कि काफ़ी अरसे बाद गुजर जाने के बाद मेरी अम्मी की, वो कभी कभी एक ऐसा फीलिंग आता था, वो इतना वो डार्क फीलिंग होता था. और कभी आप सेट पर होते हैं और आपको कुछ सीन करना होता है, एंड यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग दैट सीन. ज़ोन आउट. You're completely blank in the head, and then you're just running on autopilot. आपको जो मिला है, आपका जो ट्रेनिंग है, बस आप वो ट्रेनिंग पे चल रहे हो जी, और आप कर रहे हो अपना काम, क्योंकि आपको काम करना है. बिल्कुल. But I wonder whether the audience sometimes notice that there is something amiss over here. The other time was जब मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन के बाद वो जो वूंड था, उसको हम डॉक्टर ने कहा कि इसको हम सी नहीं सकते अभी, इसको इनसाइड से आउटसाइड हील करना पड़ेगा. और वो बड़ा एक अजीब सा दौर था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब मैं सेट पर पहुंचा तो काफ़ी दिन हो चुके थे और वो एपिसोड तो जाना ही है. तो द प्रोड्यूसर्स काइंड इनफ, दे सेड इफ यू वांट वी कैन रिप्लेस यू एंड वी कैन डू समथिंग. तो मैंने कहा नो, आई विल ट्राई एंड see what I can do. And हालांकि everybody around me was very conscious about the fact that the situation that I am in, but at that point of a time I felt nothing. I was feeling very normal about it. So it's very weird. कभी कभी आपको लगता है कि जो सबसे मुश्किल वक्त होगा वो बड़ा आसान हो जाता है,
और आपको लगता है कि अब जो वक्त निकल गया अभी ठीक हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक सर दिस इज द डेडिकेशन फॉर योर वर्क, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, व्हेन यू लव योर वर्क इट शोज, व्हेन यू आर कॉन्शियस, आपको फिक्र है अपने प्रोड्यूसर की, आपको अपनी फिक्र है आपके प्रोडक्ट की, आपको फिक्र है सबके टाइम की, बिल्कुल, देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड। बिल्कुल। इस पूरे दौर में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन ऑल की अगर मैं बात करूँ, कुछ चेंजेस देखते हो आप तब के और अब के इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? चेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, गुड और बैड, irrespective. There is, it's never always good and it's always never bad. You know, there's both, and you just have to adapt to it. आपको adapt करना पड़ेगा। मेरी वालदा के दौर में जो जिस तरह से काम होता था, जिस तरह का माहौल हुआ करता था, वो मेरे दौर में बहुत अलग था, अलग है। और वो मेरे दौर को समझ नहीं पाती थी, और मैं उनके दौर को समझ नहीं पाता था। उनका ये कैसा दौर था आप लोग का, ये तो बड़ा अच्छा दौर है हमारा। बिल्कुल। और मैं जानता हूँ कि मेरा जो दौर है और आगे जो लोग आ रहे हैं, उनके और हमारे दौर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं हमसे कई ज़्यादा डेडिकेटेड है, कई ज़्यादा कमिटेड है, और उनका कमिटमेंट साफ नज़र आता है, उनका टैलेंट साफ नज़र आता है। मैं कभी कभार उनको परफॉर्म करते करते मुतासर हो जाता हूँ कि ये बच्चे लोग ऐसा परफॉर्मेंस कैसे दे जाते हैं जी, इतनी रियलिटी कहाँ से ले आते हैं जी। गिन चुन के कुछ लोग हमारे ज़माने के एक्टर्स थे जो ये कर पाते थे, और उनके जो पीछे के दौर थे वो तो और भी कम थे जी। मगर आज के दौर में जब मैं देखता हूँ आजकल के जो नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, दे आर अनबिलीवेबली टैलेंटेड। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मेरी 20-30 साल की जो करियर है उसकी जो सीख है, ये तो एक सीन में निकाल देते हैं लोग। That's your greatness. No, really, it is amazing. ये जो आज के बच्चों की आपने बात की, यानी द कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जो फिलहाल है सर, इन पे ना एक चीज़ हमने जो नोट करी है वो है कि ऑन स्क्रीन इनमें जो इतनी गहरी दोस्ती अगर रोल में दिखाई पड़ती है, तो कई बार ना पर्दे के पीछे भी ये असल ज़िंदगी में भी उतने ही अच्छे दोस्त होते हैं। अगर मैं ऐसे किसी एक आपके दोस्त के बारे में आपसे पूछूं जो इंडस्ट्री में आपने बनाए हैं? बहुत सारे दोस्त हैं। इनफैक्ट मेरे दौर के जितने भी एक्टर्स थे, हाँ, कभी कभार हम कहीं ना कहीं मिल लेते हैं। टू नेम समबडी, देयर इज आयशा, देयर इज यू नो ऑल माय अदर कंटेम्परेरीज, वी स्टिल मीट विद दैट सेम अमाउंट ऑफ लव। आई थिंक दैट विल नॉट चेंज जी। कोई भी दौर हो, चाहे मेरी अम्मी का जो दौर हो या अब्बू का दौर हो, मेरा दौर हो या आज का जो दौर है, आई थिंक फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु पुट ऑन प्रिटेंस एंड कैन फेक फ्रेंडशिप, बट वो बहुत कम है, हाँ, बहुत कम है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक, आई बिलीव पीपल आर गुड, एंड इफ यू मीट समवन एंड इफ यू कनेक्ट विद हिम, योर गुडनेस इज कनेक्टिंग, यू नो। अखबारों में जो ये हम खबरें सुनते हैं रिफ्ट की, इस एक्टर्स के बीच में ये रिफ्ट हो गया, ये झगड़ा हो गया या ये हो गया, इसमें कितनी सच्चाई होती है? होगा, ऐसा तो नहीं, देयर नो स्मोक विदाउट अ फायर। कभी कभी सच होगा, कभी कभी बिल्कुल बनाया हुआ होगा, कभी कभी लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कभी कभी लोग आके बोलते हैं तुम्हें पता है फला एक्टर ऐसा करता था, हाँ। मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? उसने बताया था मेरे को। मैंने कहा उसको कैसे पता? उसने बताया। So there is all kind of information that is floating around, but not all of it is true and not all of it is false. बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी कहा था चेंज तो होगा, चेंज इज द कांस्टेंट। ये एक ऐसा चेंज सर आया था लॉकडाउन कोविड-19 के बाद, जब द इंक्रीज ऑफ साउथ सिनेमा हम सब ने नोटिस किया, और उसके बाद इंडस्ट्री में हर जगह ये चर्चा हमने देखी कि पैन इंडिया फिल्म्स की चर्चा हो रही है, बॉलीवुड क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। जब आप ये सारी खबरें सुनते हो या ये डिबेट देखते हो, आप किस नज़रिए से देखते हो इसको? हर एक चीज़ का वक्त होता है, एक दौर होता है, और कभी वो रुझान पे होता है, कभी ये गिरा हुआ होता है, तो दैट अप एंड डाउन इज गोना हैपन ऑल द वाइल। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंग्लिश म्यूजिक वाज द फ्लेवर ऑफ नाइट क्लब्स। नाउ हिंदी म्यूजिक इज द फ्लेवर ऑफ नाइट क्लब्स। You never know, tomorrow it might just be South Indian music will be the flavor of nightclubs. Never say never, you know. बिल्कुल। It could be anything. बिल्कुल। Just be prepared to be ready for it. बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया के दौर में किताबें, पोएट्स, इनकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपको हिंदी पोएट्स, हिंदी कविताएं, हिंदी ऑथर्स का बहुत ज़्यादा लगाव, एक इन्फ्लुएंस कुछ इनसे भी हुआ है आपकी ज़िंदगी पर?
जी, आई हैव रेड इन एन आर्टिकल Oh, कि I must read that हिंदी article. दिवस के दिन वो आर्टिकल रिलीज हुआ था जिसमें ये कहा था कि आयूब खान साहब को हिंदी पोएट्स के बारे में भी बहुत काश। influence है। काश। तो हम इसके बारे में बिहाइंड द कैमरा बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सर साउथ फिल्म्स की, जैसे आपने कहा एक दौर होता है हर चीज़ का, फिर दौर आया OTT का। जी। कई सारे एक्टर्स जिनको पोटेंशियल अपना नहीं दिखाने का मौका मिलता था वहाँ एक्सप्लोर हो गए। बेशक, बेशक। OTT वाज द गेम चेंजर। इस पर आयूब खान साहब का क्या कहना है? OTT hasn't reached its potential. जी, It still has to reach its potential. It's not reached its zenith as yet. It's still formulating and it's still evolving. OTT is something that people are looking towards as being the game changer as far as content. आपका जो जी, हिंदी कंटेंट है वो OTT की वजह से काफ़ी बदल गया है। आपकी जो नरेशंस हैं, आपकी जो कहानियाँ हैं, आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, OTT की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। जी, और जो टाबू था आपके फिल्म इंडस्ट्री में इज़ एक्सेप्टेबल इन क्या बोलते हैं आपके OTT प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। मैं अपने आप को खुश किस्मत समझता हूँ। मैंने भी एक OTT में मैंने छोटा सा भाग दिया था और उस शो का नाम था द फैमिली वेकेशन। इट वाज मेड बाय डियर फ्रेंड्स छवि एंड मोहित, यस, and they have a production house and I worked for them for that one series. जी, But unfortunately what I find is that as of now OTT is still following the format of television as far as content creation is concerned, not content itself. बिल्कुल। But the day they are able to break away from the formula of television, बिल्कुल, you are going to see an exponential growth on in this platform. एब्सोल्युटली। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसका तो अभी मैं समझता हूँ इसका 1/10 का भी रीच नहीं हुआ अभी तक। वाओ, मुझे लगता है इसका ग्रोथ अभी बहुत होना है, बहुत होना है। मच टू एक्सप्लोर अभी यस तक। यस, मच टू एक्सप्लोर एंड मच टू एक्सपेक्ट। तो अगर मैं अभी जानना चाहूँ आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर यू अवेटिंग फॉर, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ जॉनर जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं करना है, किया है, करना चाहते हो, फिल्में हो, OTT हो या टेलीविजन? एक ज़माना होता था कि आप बोलते थे कि काश मुझे ऐसे रोल्स मिल जाएं या काश मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने को मिल जाए। आज तो आप हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी कैरेक्टर को देखते हो और बोलते यार ये कहाँ से आ गया, ये इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कैरेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है, जो आप नहीं सोच सकते हैं या आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी बन रहा है। तो देखकर मुझे लगता है कि ओह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई कैरेक्टर हो सकता है। या आई डोंट माइंड प्लेइंग दिस कैरेक्टर। बिल्कुल। सो द क्रिएटिविटी is fabulous on OTT platforms and some of the characters that are coming out from there. तो अगर मैं पूछूं specifically what kind I of don't roles? know how do you say that. I mean there are Never done before roles ऐसा? At my age what could you expect? Sir, age is not a factor when I look at you right now. You're being very kind. Thank you. I always wanted to play, I don't know how capable I would be, but the role of Devdas. It is such a deep and it's such a difficult role to be able to play something that is not your natural self. You have to be in a state of nasha all the time, but yet be able to perform it convincingly. That would be a huge challenge. That would be something that I would want to look forward to. Another thing that I love is comedy. But I don't know whether people are convinced that I can play it, but I would love to play some comic role or play a part in some comedy show. I'm sure, और इस मीडियम से आई होप जो लोग देख रहे हैं वो इस बातों को, इनके आपकी बातों को सबके सब सुन लो। बिल्कुल। और अगर जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँ एक ऐसी एडवाइस जो बडिंग एक्टर्स को आप देना चाहोगे, मे बी सम मिस्टेक्स जो हुई है और आप चाहते हो कि जो बडिंग एक्टर्स है या जिनके कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वो ये ना करे, तो वो क्या एडवाइस होगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात है जल्दबाजी, और दूसरा जो है कि पेशेंस। मोस्ट पीपल गेट उनका वो हिम्मत टूट जाती बहुत जल्दी जी। हिम्मत रखिए आप जी। अपने आप में बिलीव कीजिए जी। और जो काम कर रहे हैं कभी कभार ज़रूरी नहीं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले, मगर चैलेंज तब है जो आपको मिले, जो आप नहीं चाहते उसको कन्विंसिंगली प्ले करें। बिल्कुल। तो दैट इज़ योर चैलेंज, दैट इज़ योर टेस्ट। एंड मोस्ट पीपल से कि
आजकल के जो रोल्स हैं ऐसे नहीं हैं और हाँ। ये डायलॉग्स हैं जी। ना, मैं कभी कभी बच्चन साहब को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनकी जब आप सीन्स देखेंगे जी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सीन्स प्ले किए हैं जहाँ इम्पॉसिबल है। मैं सोचता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा बिल्कुल। कि ये जो सीन है ये तो इनसे आइडेंटिफाई नहीं करते होंगे, बट ही यूज्ड टू प्ले इट सो कन्विंसिंगली एंड दैट्स द चैलेंज फॉर एवरी एक्टर कि आपको जो दिया गया हो वो आपके मुताबिक नहीं है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं है, मगर आप ऐसे कर जाओ जैसे लगे कि आप ही ये हो। सो दैट्स द चैलेंज एंड ट्राई इट, यू कैन अचीव इट। इस जनरेशन में एक और गड़बड़ जो मुझे लगती है ना सर, वो ये है कि अगर कोई चीज़ अपने मन के मुताबिक ना हो तो अक्सर निराशा, डिप्रेशन, इसके शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन अगर होता है तो वो हमारी इंडस्ट्री में होता है। आप मुझे बताइए एक एक्टर कितनी बार ऑडिशन देने जाता है जी और रिजेक्ट हो जाता है जी। एक बार नहीं, दिन में हो सकता है कि 2 बार 3 बार रिजेक्ट हो जाता है, महीने में 10 बार रिजेक्ट हो जाता है, मगर उसकी हिम्मत की सांस देनी पड़ेगी आपको कि ये सब होने के बावजूद भी वो लड़ते रहता है। तो मैं कहूँगा कि यस, फेलियर एंड rejection and depression is part of life and a lot of people will go through it, but salute to those who go through it and come out of it. Brilliant, brilliant, absolutely. I have a niece sir, और अगर मैं उनसे अभी पूछूं कि बड़े होके क्या बनना है तो rather than saying an actor ना, वो सीधा नाम ले लेंगे, दीपिका पादुकोण बनना है ना, सलमान खान जैसे ऐसे कुछ बनना है। जब आपसे अगर मैं ऐसे सवाल कोई पूछूं कि कोई फेवरेट एक्टर या कोई फेवरेट फिल्म किसी एक्टर की, तो व्हाट वुड यू नेम देम? यूसुफ साहब, आई मीन देयर वाज नथिंग दैट वन कुड सी बियॉन्ड दैट। हिज परफॉर्मेंसेस, उनका जो तरीका था जी वो बेशुमार था और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। नो वन कैन रीच दैट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। हम सब अवेयर है कि अभी ना ये जो फिल्में हैं उनके रिलीजेस का काफ़ी ज़्यादा टाइम चल रहा था ना। अगर आपको एक चांस दिया जाए कि कोई आपकी एक फिल्म रिलीज़ करनी हो तो वो कौन सी होगी सर? मृत्युदंड। कोई एक खास रीजन इसका? एक तो जो एक्सपीरियंस मिला इतने दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करने का जी, वो उसने उस पिक्चर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल। कभी कभार आप जो कर रहे हो आपकी एक सीख है और आप देखते हो कि ये जो लोग कर रहे हैं ये तो वो है ही नहीं, ये तो कुछ और लेवल पे चल रहे हैं जी। So to be able to identify that level and try and join that level and become part of it, वो एक स्ट्रगल था। आपका डायलॉग डिलीवरी एक तरीका था, बिल्कुल। आपके डायलॉग्स में जो ब्रेक्स होते थे वो टिपिकल ब्रेक्स होते थे, वो सब आपको भूल जाना था। आप जब डायलॉग बोल रहे हो तो आप जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग बीच में ब्रेक्स नहीं देते, मगर जब हम फिल्म में जब डायलॉग बोलते हैं हम बीच में ब्रेक्स देते हैं जी। और जब मैं मृत्युदंड कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि तुम बीच में ब्रेक्स क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा बट दैट इज़ द वे डायलॉग से। नो, आई डोंट वांट दैट वे, यू से इट नॉर्मली। तो आई हैड टू अंडरस्टैंड दैट, लर्न दैट। इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। वंडरफुल, फैबुलस एक्सपीरियंस। और अगर अभी आपके फैंस चाहते हैं कि वो आपको और देखे, फिर भले OTT हो या टेलीविजन हो, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, कोई खुशखबरी है उनके लिए? हाल में ही कुछ दिन पहले प्रकाश झा से बात हुई थी हमारी, तो देखिए इंशाल्लाह कुछ जल्द उनके साथ काम करने का वापस एक मौका मिल रहा है मुझे। बिल्कुल, वंडरफुल। और जाते जाते गुफ्तगू के ये जो टाइटल है हमारा गुफ्तगू, ये सुनते ही आप किन लोगों को याद करते हैं? फारूक शेख साहब बहुत अच्छा बोलते थे। SM ज़हीर साहब टेलीविज़न के, जिस हिसाब से वो बोलते थे, जो उनका जो डायलॉग होता था, वो गुफ्तगू करने का जो तरीका होता था वो बहुत यूनिक था। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी ऐसे होते हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं आपसे तो आप उनको सुनकर ही मुतासर हो जाते हैं। हाँ। तो आई विश आई हैड दैट ब्लेसिंग। कुछ गीत अगर कुछ गुनगुना सकते हो आप हमारे दर्शकों के लिए? आपका शो बंद हो जाएगा। Well, so then I take this as the last question for the day, sir. Well, ये गुफ्तगू दर्शकों के लिए तो गुफ्तगू थी, पर मेरे लिए गुफ्तगू से ज़्यादा कई सारे लाइफ लेसन्स मिले मुझे।
बहुत बहुत शुक्रिया आयूब खान सर हमसे इतनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई फिल्टर नहीं था, ये मैं फील कर पाई। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिलहाल गुफ्तगू में आप सभी के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।